कि एक लड़का अगर दलित है और किसी सवर्ण लड़की के साथ बैठा भर है तो उसके साथ क्या हो सकता है, कोई भी प्रोक्टोरियल बोर्ड का मेंबर जाकर के थप्पड़ मार सकता है केवल नाम पूछने में, और बोलेंगे कि नहीं साहब जाति है कहाँ। इस देश में कोई भी लड़की या कोई भी दलित या कोई भी आदिवासी या कोई भी नॉर्थ ईस्ट से आने वाला जो इधर दिल्ली कहीं या लखनऊ के आसपास हो, वो अगर मुझे ये बता दे कि मेरे जीवन में कभी मैंने ऐसा कड़वा अनुभव नहीं किया है, तो मैं मानूंगा कि देश में बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे पहले तो मैं कॉमरेड नेहा को, जेएनयू की पूरी रवायत को यहाँ से मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहली लड़ाई है, कॉमरेड नेहा मुझे दुरुस्त कर सकती हैं, कि जेएनयू के कैंपस से बाहर निकल करके सिर्फ दिल्ली की सड़कों पे नहीं, ये पहली मर्तबा हो रहा है जब देश के विभिन्न शहरों और कस्बों तक इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा जेएनयू के छात्र संगठनों ने उठाया है। जेएनयू तो पहले से लड़ता रहा है, कोई आज की बात नहीं है। और मुझे तो वो सीताराम येचुरी जी का और प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी का वो दृश्य याद आ रहा है। तब प्रधानमंत्री कायर नहीं होते थे और छात्रों के साथ संवाद करते थे। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं भुक्तभोगी कि अगर वो केवल काला झंडा दिखा देते हैं तो जेल भेज दिया जाता है, और इसी लखनऊ की सड़कों पर एक प्रधानमंत्री और न जाने कितने मुख्यमंत्री जो जब भी कभी छात्र विरोध करते थे तो उनको बाकायदा बिठाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी और फिर ये कहा जाता था कि इनका जो मांग पत्र है वो ले लो और सम्मान के साथ इनको भेजो, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं। तो एक ऐसे दौर में जहां जिम्मेदार सिर्फ जेएनयू होगा, जिम्मेदार सिर्फ विपक्ष होगा, जिम्मेदार सिर्फ एक्टिविस्ट होंगे, और प्रधानमंत्री तो कतई जिम्मेदार नहीं। वो चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर हो या रसोई गैस का, वो गायब हो सकते हैं। जिम्मेदार मीडिया नहीं होगा, जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, जिम्मेदार इस देश की संवैधानिक संस्थाएं नहीं होंगी। बार बार ये कहा जाएगा कि साहब विपक्ष जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहे, जेएनयू के छात्र जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहे। तो ऐसे समय में जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाए, और मुझे लगता है कि न तो छात्र कभी जिम्मेदार रहे और न विपक्ष को कभी जिम्मेदार होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी संस्थाओं की है, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास संसाधन है, उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। ये क्या छात्र क्या कर लेंगे। दूसरी बात, जो लोग ये सोच करके आज आए हैं कि 19 तारीख को हम ये लड़ाई जीत लेंगे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि 19 तारीख को एक समिति बनाई जाएगी और मामला डाल दिया जाएगा आने वाले समय के लिए। कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि एक तो वो ये भी नहीं कर सकते कि साहब इस रेगुलेशन को ही ख़त्म कर दे, वो ये भी नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि भले ही मीडिया में ना हो, लेकिन आप लोग सड़कों पर हैं, आप लोग विश्वविद्यालयों में हैं, आप लोग कस्बों और शहरों में हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और वो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। एक गुप्ता जी हैं जो यूजीसी रेगुलेशन के संदर्भ में उस गांव के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, उन्हें एक सज्जन ने, सो कॉल्ड सवर्ण जाति के थे, उन्होंने थाने भिजवाया। तो वो गुप्ता जी उनको खाना देने के लिए गए थे, तो बाकायदा सवर्णों ने उनको मुर्गा बना करके परेड कराई। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुद्दा उन गांवों तक पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है।
मुझे लगता है इस महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का मामला नहीं है। ये हो सकता है कि लड़ाई साल भर भी चले, 2 साल भी चले, 2027 के इलेक्शन के पहले कुछ आपको नतीजा मिले, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि 2029 के इलेक्शन के पहले पक्का मिलेगा। इसलिए एक लंबी लड़ाई के लिए तो आप तैयार रहिए और ये जो कारवां है इसको बनाए रखिए। टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे साथियों ने बता दी हैं, वो आंकड़े भी आपके पास सब आ चुके हैं। ये जो समस्या शुरू होती है, आप 90 के दशक को जरा याद कीजिए, और सतीश देशपांडे जी ने, DU के बहुत सीनियर समाजशास्त्री हैं, उन्होंने, या अनिल देशपांडे जी ने, कई लोगों ने, अनिल सदगोपाल ने, जिन्होंने लिखा है, मैं नाम ये इसलिए ले रहा हूँ कि आप पढ़ सकते हैं, और ये उस समाज से आते हैं जो जनरल है, जो सवर्ण समाज है। उन्होंने लिखा कि 1990 के दशक में जब OBC रिजर्वेशन होता है, विश्वविद्यालयों की डेमोग्राफी बदलती है। पहले क्या हो रहा था, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे वो दलित हों या आदिवासी हों, एडमिशन जब आज पूरा नहीं है रिजर्वेशन, तो उस जमाने में क्या होगा, तो बमुश्किल से 5, 6, 7, 8% तक SC ST होता था। महिलाएं नाम मात्र के लिए होती थीं, और जो भी आते थे उनके सबके अनुभव आप पढ़ लीजिए। शोरा सिंह बच्चन ने आत्मकथा लिखी, थोड़ी मोटी आत्मकथा है, तो उनके इंटरव्यू में जब ये सवाल किया गया कि साहब इतना आपने लिखा, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये तो वो है सर जो हमसे भूला ना गया। इस देश में कोई भी लड़की या कोई भी दलित या कोई भी आदिवासी या कोई भी नॉर्थ ईस्ट से आने वाला जो इधर दिल्ली कहीं या लखनऊ के आसपास हो, वो अगर मुझे ये बता दे कि मेरे जीवन में कभी मैंने ऐसा कड़वा अनुभव नहीं किया है, तो मैं मानूंगा कि देश में बहुत कुछ बदल चुका है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, छोटी हो या बड़ी हो। मैं एक दिन क्लास में अनुमान से बोला कि कम से कम 40% लड़कियां कभी न कभी मॉलेस्टेशन की शिकार होती हैं, हल्का फुल्का जैसा भी बना। एक लड़की ने मुझे बाद में दुरुस्त किया कि आप हैं कहाँ। उसने कहा कि सर ये कहानी 100% है। तो हम एक ऐसा समाज, और बाबा साहब ने तो जो सोचा था, उन्होंने ये सोचा था, उनका जो सपना था कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें शिक्षा के जरिए हम सारी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। लेकिन अगर शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, और एक नहीं 50 उदाहरण, और ये तो बहुत नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है आजकल, कि एक लड़का अगर दलित है और किसी सवर्ण लड़की के साथ बैठा भर है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, कोई भी प्रोक्टोरियल बोर्ड का मेंबर जाकर के थप्पड़ मार सकता है, केवल नाम पूछ ले और बोलेंगे कि नहीं साहब जाति है कहाँ, जाति तो है ही नहीं इस देश में। तो दर्जनों कहानियां हैं, और सच्चाइयां जो हैं वो अब विश्वविद्यालयों से बाहर निकल करके आ गई हैं। NFS का सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। तो 90 के दशक में जो डेमोग्राफी बदलती है विश्वविद्यालयों की, जहां OBC के स्टूडेंट्स आते हैं, और OBC की कुछ जातियां ऐसी हैं जो थोड़ी सी लड़ने की उनमें क्षमता है, तो वहाँ से जो एसर्शन शुरू होता है, तो थोड़ा सा दलित को भी मौका मिलता है। वरना तो पहले घुट करके, और विश्वविद्यालय में आइए तो वहाँ भी पूछा जाएगा, कमरा लेने जाइए तो वहाँ तो सबसे पहले। माधुरी जी अभी कह रही थी कि काकोटी क्या है, और आपने कहा कि जाति जन नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं जानना है। लेकिन 24 घंटा, और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, गजब। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे प्रोफेसर हो गए, हालांकि वो हुए भी जाति के आधार पर ही है। उनकी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो जाति है। हमारे विश्वविद्यालय में एक ऐसे वाइस चांसलर आए थे, अब वो नहीं है तो मैं बता सकता हूँ,
कि जो ब्राह्मण थे, जब थे तब कौन सा आप चुप थे? नहीं तब मुझे पता नहीं था, और ब्राह्मण में भी मिश्रा ढूंढ रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि हो सकता है कि बिस्वा भी ढूंढ रहे हो उसमें वो। तो ये हालत जिस देश में हो, आप उसमें कहेंगे कि निसाब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रही बात इसकी कि एक तो पहले ये रेगुलेशन है, ये कोई अभी एक्ट वैक्ट नहीं है, और इस रेगुलेशन को अगर आप ठीक से देखेंगे तो 2012 का जो रेगुलेशन है उससे ये बेहद कमज़ोर है। इसलिए हमारे साथियों ने ज़्यादातर यही कहा, राजू भाई ने भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसको कैसे हमें बेहतर करना है और व्यापक कैसे बनाना है, क्योंकि मामला सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है। आपने एलआईयू की बात की, उन बेचारों से जरा पूछिए कि अगर वो कहीं एससी हो बीसी होंगे तो उनको क्या जलालत झेलनी पड़ती होगी। थाने में दरोगा है और दलित है तो सिपाही भी उसको बताएगा कि ये योग्य नहीं है। महिलाओं की हालत तो मैं थोड़ा पहले चला जाऊं, एक सिर्फ रेफरेंस दे दूं। इस देश की पहली महिला आईएएस अन्ना मल्होत्रा 1951 में चुनी गई। इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि आप प्रशासनिक बोझ झेल नहीं पाएंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए। उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, सेलेक्ट हुई, और फिर एक नियम बना कि जो महिला सेलेक्ट होकर आईएएस में आएगी, अगर शादी होगी तो रिजाइन करना पड़ेगा। उसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई। आपका काम क्या था महिलाओं का कि सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सीखना, होम साइंस पढ़ना है। अब बेटियां अगर कंप्यूटर पढ़ रही हैं, वो एटॉमिक साइंस पढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा मामला बना है, अलग हुआ है। अदरवाइज आप वही, और शादी भी करना है तो शादी में भी यही पूछा जाता था, यही क्वालिफिकेशन होती थी उसकी भी। तो ये जो मसला है ये बेहद चिंताजनक है, और इसमें आपको तैयार रहना है इसी संघर्ष के लिए। जेएनयू के जिन साथियों को जेल की यातनाएं दी गई, जिनको फिजिकली टॉर्चर किया गया, और मैं नेहा जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कतई शर्मसार ना हो। वो जो वाइस चांसलर महोदया हैं, वो जहां से आई हैं, जिस फैक्ट्री से बनकर के आई हैं, आज ही उस फैक्ट्री के लिए एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। जुडिशियल फोरम, शायद अमेरिकी जुडिशियल फोरम, उसने कहा है कि इसको बैन कीजिए। और जेएनयू को मैं इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, बहुत प्रेरक मानता हूँ कि जिस विश्वविद्यालय ने इस देश में एक ऐसा रिजर्वेशन सेटअप तैयार किया कि जिसमें गांव और पहाड़ से आने वाला विद्यार्थी भी 1-2 अतिरिक्त अंक पाता है और उसको एडमिशन मिलता है, और वहाँ जब उसे अवसर मिलता है समता, उसके बाद मैंने अधिकांश विद्यार्थियों को देखा है कि जो बिल्कुल पिछले पायदान पर थे वो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुँचते हैं अपनी मेहनत से, अपने अवसर की उपलब्धता से। तो ये कहना कि साहब रिजर्वेशन तो खैरात है, सरकारी दामाद हैं और इसके जरिए इनको अवसर मिल रहे हैं, बल्कि मुझे तो जहाँ तक लगता है जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, अगर आप वहाँ पर देखिएगा, सर्वे कीजिएगा, रेलवे का सर्वे है कि वो सेक्टर ज़्यादा फायदेमंद है जहाँ पर रिजर्वेशन थोड़ा ठीक से फॉलो हुआ है। और जो विश्वविद्यालय है 90 के पहले तो कोई एकाध कोई तुलसीराम पैदा होता था। एक अग्नेडाल जी हमारे विश्वविद्यालय में थे, प्रोफेसर तुलसीराम जी वहाँ पे थे जेएनयू में, लेकिन तब क्या विश्वविद्यालयों में रोज नोबेल प्राइज मिल रहे थे इस देश में, कौन सी खोजें हो रही थी। अब जब रिजर्वेशन के जरिए आए हैं तो आपको वो चीज़ खटकती है कि मैं थोड़ा माफ़ी मांगते हुए कह दूं कि एक प्रोफेसर को 2000 के आसपास आने पर यह कहा जाता है कि ये चमरिया हमारे बगल में बैठेगी।
ये पीएचडी करने वाले प्रोफेसर्स की जवानी थी, तो वो क्या न्याय करेंगे। और उन लोगों को तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि इस रेगुलेशन से सब जनरल को उसमें टॉर्चर किया जाएगा, पहले तो वो जो 10 सदस्यीय समिति है उसमें ही न्याय के लिए पूरा, बल्कि न्याय का उसमें तो न्याय मिलेगा, ये हमें शक है। लेकिन दूसरा ये कि जो अगर अत्याचार नहीं करता है तो डर काहेगा। भाई घरेलू हिंसा तो हर महिला को मिला हुआ, मैं रोज यही डरूं तो साहब परिवार चलेगा मेरा। हर महिला के पास तो घरेलू हिंसा है ना, तो कानून नहीं गड़बड़ होता है। दरअसल आप ये चाहते हैं कि जो अन्याय और अत्याचार या जो दबंगई, जो वर्चस्व और जो वो अहंकार से आप जो बोलना चाहते हैं या किसी को गाली देना चाहते हैं, किसी को पीटना चाहते हैं, उस पर अंकुश लगेगा। ये आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कानून उनके लिए होता है जो गैर कानूनी काम करते हैं। उनको क्यों डर होना चाहिए कानून से, जो नहीं करते हैं। और इसीलिए नेहा जी, मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, इस रेगुलेशन का विरोध ज़्यादातर जनरल क्लास के बच्चों ने नहीं किया है। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है ये विरोध कराया जा रहा था। करणी सेना का क्या रोल था भाई इसमें? एक बाबा तो कह रहा था कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। अब वो विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए था या प्रोफेसर था मुझे नहीं पता, हद है भाई। तो दर्द भी वहीं से दिया जा रहा है। वहीं इनकी दिक्कत क्या थी कि कहीं नेपाल ना हो जाए, कहीं बांग्लादेश ना हो जाए, क्योंकि न तो आप रोजगार दे पा रहे हैं, ना एजुकेशन दे पा रहे हैं। और नौजवान इस समय इतना गुस्से में है कि वो इस सरकार को, जो गैर जिम्मेदार सरकार है, इसको उखाड़ करके फेंकना चाहता है। तो आप यहीं पर विभाजन कर दीजिए। तो जो समझदार लोग हैं वो जनरल क्लास से आते होंगे, और हम में से जितने लोग बैठे होंगे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे किसी न किसी जनरल क्लास के, जनरल कास्ट के व्यक्ति का उपकार न हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने अपने गुरु को भी कोट किया, तो सहयोग भी रहा। लेकिन जो लोग अन्याय और अत्याचार को अपना विशेषाधिकार समझते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जो गालियां देकर के बात करते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये रेगुलेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रेगुलेशन से बढ़कर के इसे एक्ट बनाने की ज़रूरत है, और जो रोहित वेमुला एक्ट है इसमें परफेक्ट है। रोहित वेमुला एक्ट लगता कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, 3 जो कांग्रेस के राज्य हैं, वहाँ पे इसको लागू करने की बात खुद राहुल गांधी कर चुके हैं। मुझे लगता है जल्दी ही वो चीज़ें होंगी, और हम एक ऐसा सुंदर भारत का सपना देखना चाहते हैं जहाँ हर बच्चे को अवसर उपलब्ध हो, हर बच्चे को एजुकेशन पाने का, नौकरी पाने का भी अवसर उपलब्ध हो। ये ड्रॉप आउट की जो बात हो रही थी, राजीव जी, ड्रॉप आउट नहीं, ये पुश आउट है। यहाँ धक्का दे करके बाहर किया जाता है। और इन 10 सालों में तो जो हाल हुए हैं, पहले ड्रॉप आउट धीरे धीरे कम हो रहा था, इन 10 सालों में ड्रॉप आउट बढ़ा है, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब के ठेके खोल रहे हैं, और एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। लेकिन विश्व गुरु होने का दम्भ रोज होता है।